नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष अपना है पेपर प्रथम है भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। इसमें अपन आज अध्ययन करेंगे व्यापक सुधारों का युग। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन, गवर्नर जनरल का जो भारत में शासनकाल रहा है वो 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य रहा है और इस समय को व्यापक सुधारों के युग के नाम से जाना जाता है। बेंटिक ने जिस अवधि में भारत पर शासन किया वह यूरोप में उदारवाद का युग रहा था। उस समय में यानी कि 1828 से 1835 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बना, उस टाइम पे यूरोप में उदारवाद का युग था। बेंटिक स्वयं एक उदारवादी व्यक्ति था। इसके भारत में आने तक अंग्रेजों की सार्वभौमता लगभग स्थापित हो चुकी थी। भाग्यवशी माने कि भारत में ब्रिटिश उच्च अधिकारियों की एक ऐसी टोली विद्यमान थी जो कि बेंटिक के उदारवादी दृष्टिकोण की समर्थक थी। ये भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा था। इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों से प्रोत्साहित होकर बेंटिक ने जो सुधार किए उसके दूरगामी परिणाम हुए। बेंटिक के काल से भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज आपने इसके व्यापक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बेंटिक के जो आर्थिक सुधार हैं उनके बारे में देखते हैं। जिस समय बेंटिक गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया और अपना कार्यभार ग्रहण किया, उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। अतः बेंटिक का सर्वप्रथम ध्यान आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की ओर गया और उसने जो उपाय किए वही उसके आर्थिक सुधार है। सबसे पहला आता है सैनिक भत्ते को घटाना, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो सैनिक शक्ति थी उसमें सैनिकों की जो छावनियाँ थी उनमें सैनिक को निवास किया जाता था, तो उनको देने वाले सैनिक भत्ते को उसने कम किया। बेंटिक ने सैनिक व असैनिक खर्च में कमी करने के उपायों पर 2 समितियाँ नियुक्त की। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर बेंटिक ने सैनिकों के भत्ते में कमी करने का निश्चय किया। भत्ता एक निश्चित धनराशि थी जो सैनिकों के पद के वेतन पर यानी वेतन के अलावा दी जाती थी। आरंभ में ये भत्ता युद्ध में भाग लेने पर ही मिलता था। जो सैनिक युद्ध में भाग लेता था उसी को सैनिक भत्ता मिलता था। लेकिन धीरे धीरे अब तो युद्ध एवं शांति किसी भी स्थिति में सैनिकों को यह भत्ता मिलना उनका एक अधिकार हो गया था। बेंटिक ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कलकत्ता के 40 मील के भीतर रहने वाले सैनिकों को केवल आधा भत्ता दिया जाएगा। बेंटिक के इस आदेश का सैनिकों ने कड़ा विरोध किया, किंतु बेंटिक अपने निर्णय पर डटा रहा और अंत में सफल रहा। इससे कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की बचत हुई। उसके बाद देखते हैं अफीम के व्यापार में सुधार। बेंटिक के समय बंगाल बिहार में अफीम का जो उत्पादन होता था उसमें कंपनी का अधिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम उगाने वाले काश्तकारों को निश्चित धनराशि देकर अफीम खरीद लेती थी और उसे ही चीन अथवा पूर्वी टापुओं में भेजकर भारी मुनाफा कमा रही थी। यानी बंगाल से बिहार से अफीम कंपनी ही खरीदती थी, कोई दूसरा नहीं खरीद सकता था और उसी को चीन में बेचती थी। किंतु मालवा में जो अफीम उत्पादित होती थी उससे कंपनी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि बम्बई में अफीम के आयात पर प्रतिबंध होने से मालवा से अफीम कराची के रास्ते पुर्तगाली बंदरगाह दमन और दीव भी जाती थी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा, और पुर्तगाली जहाज उस अफीम को पूर्वी टापू तक पहुँचाकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। यानी बंगाल बिहार की अफीम पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मालवा की जो अफीम थी उसके ऊपर पुर्तगाली मुनाफा कमा रहे थे। बेंटिक ने इस मालवा की अफीम को मुंबई लाने की आज्ञा दी। प्रत्येक अफीम के व्यापारी जो होता था उसको कंपनी की ओर से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया।
इसे एक और तो लाइसेंस जारी करने से कंपनी को पैसे मिलने लगे, दूसरी ओर मुंबई जो बंदरगाह है जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं, पर अफीम लाने पर कंपनी को सीमा शुल्क भी प्राप्त होने लगा। इस तरह कंपनी की आय बढ़ी। उसके बाद अपन देखते हैं कर मुक्त भूमि का अपहरण, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसी भूमि को कब्जे में लिया जो कि जिससे कोई भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था। ये भूमि अधिकतर धार्मिक स्थानों के लिए भूमि दान में दी जाने, हालांकि प्राचीन भारत में अब देखते हैं मंदिरों के पास बहुत सारी भूमि दान में दी जाती थी, उसको शासकों को राजस्व नहीं मिलता था। ऐसी भूमि से कोई कर भी नहीं लिया जाता था, यानी कि उस भूमि से कर माफ रहता था। ये परंपरा मुस्लिम शासकों के समय में भी चली आ रही थी, लेकिन बाद में बेंटिक ने इसके ऊपर एक कमेटी गठित की और इस पर गंभीर कार्य करके सोचा, और इस प्रकार की भूमि से भी उसने राजस्व वसूल करने के लिए अधिकांश भूमि जब्त कर ली गई, है ना, यानी अनुदान में दी गई भूमि को वापिस उन्होंने जब्त कर लिया। अब बेंटिक के जो प्रशासनिक सुधार हैं उनको देखते हैं। बेंटिक ने जहाँ भी संभव हो सका असैनिक कर्मचारियों में मूल रूप से ही कमी की। उसने 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उससे कंपनी की सेवा में भारतीयों को भी बिना भेदभाव के नौकरी दी जाएगी। यानी 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भारत के अंदर भारतीयों को भी बिना रंग भेद धर्म के आधार किसी प्रकार का भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उनको सरकारी नौकरी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दी जाएगी। बेंटिक के पूर्व भारतीयों पर विश्वास नहीं किया जाता था। जिस पद का वेतन 500 पाउंड वार्षिक से अधिक होता था उस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। केवल छोटे पदों पर ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। जिस पद का वेतन 500 पाउंड वार्षिक से अधिक होता था उन पर कंपनी केवल यूरोपियनों को ही नौकरी देती थी। इसमें भारतीयों में बेरोजगारी थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण कंपनी में क्लर्क आदि पदों के लिए भारतीय उपलब्ध हो सकते थे जो कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो सकते थे। बेंटिक ने भारतीयों को प्रशासन में नियुक्तियाँ देना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप कंपनी के खर्च में कमी आई क्योंकि भारतीय उनको कम पैसों में मिल रहे थे। दूसरी ओर भारतीय भी संतुष्ट हो गए। बेंटिक ने न्यायिक सेवा की 3 श्रेणियाँ स्थापित कर उनमें भारतीयों को नियुक्त किया। इनमें सबसे ऊंचा पद सदर अमीन का पद भी भारतीयों को दिया जाने लगा। अब आप देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। किसी भी देश में समाचार पत्र लोकमत तैयार करने का एक प्रमुख साधन होता है। वर्तमान में भी अपन देखते हैं भारत के अंदर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है इसके अंदर भी प्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 1823 ईस्वी तक भारत में समाचार पत्रों पर लाइसेंस पद्धति प्रारंभ हो गई थी। इसके तहत समाचार पत्र को 400 रुपये जुर्माना या बिना लाइसेंस कोई समाचार पत्र निकालता था तो उसको 400 रुपये जुर्माना भरना पड़ता था। बेंटिक उदारवादी था। उसने प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत ही प्रबल पक्षधर था। उसने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया, प्रेस को पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बेंटिक का विचार था कि सरकार को प्रेस से यानी समाचार पत्रों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार की आलोचनाओं को सहर्ष कर स्वीकार कर सरकारी तंत्र को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। चार्ल्स मैडकॉफ ने बेंटिक की इस नीति का समर्थन किया और बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इस तरह अपन देखते हैं कि बेंटिक की जो युग जो रहा है वे व्यापक सुधारों का ही युग रहा था। उन्हीं के कारण उनके शासनकाल को महान सुधारों का युग कहा जाता है। बेंटिक ने भारतीय समाज को एक गुलामी से तो बाहर नहीं बल्कि एक अच्छे वातावरण में पहुंचा दिया था।
बेंटिक से इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं कि सरकार का लक्ष्य शासितों की प्रसन्नता है। ये वही बेंटिक है जिसने कठोर प्रथाओं को दूर किया, है ना। सती प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगाया था। बेंटिक हमेशा भारतीय समाज, प्रशासन, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक, आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है और इसी के युग को व्यापक सुधारों का युग कहा जाता है। धन्यवाद छात्रों।